वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम बेसिस के ऊपर बेस्ड कुछ और थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो अब आज लेके चल रहे हैं वो है हमारे पास कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, अगर एस हमारे पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, इफ एस अगर हमारे पास कितने भी वेक्टर्स का सेट हो सकते हैं v1 v2 vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और कोई एक वेक्टर ऐसा है जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एस है एंड v इज बिलोंगिंग टू vf इज वेक्टर स्पेस, v हमारा वेक्टर स्पेस है, ये हम लेके चल रहे हैं, v इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f एंड v डज नॉट, v बिलोंगिंग टू v इज सच दैट कि v एक ऐसा वेक्टर है वेक्टर स्पेस के अंदर जो इस s के अंदर हमारे पास नहीं है और साथ में ls के अंदर नहीं है। ls मीन्स जनरेटिंग सेट ऑफ s। s हमारे पास v1 v2 vn लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। v एक ऐसा एलिमेंट है विच इज नॉट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s, यानी कि v डज नॉट बिलोंगिंग टू ls। देन एक नया सेट हमारे पास बनेगा, देन एक नया सेट s डैश अगर हम बनाएं जिसमें v इंक्लूड कर दिया, v1 v2 vn इंक्लूड साथ में, और v जो हमारे पास ls में नहीं था वो वेक्टर इंक्लूड कर दिया, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट इट मींस कि v जो है वो v1 v2 vn के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब v जो है वो v1 v2 vn के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इट मींस जब हम s डैश के अंदर v को इंक्लूड करेंगे, v1 v2 vn के साथ v को इंक्लूड करेंगे, तो फिर से वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं हम, मुझे प्रूव करना है s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S dash linearly independent। S dash linearly independent की डेफिनेशन, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कितने एलिमेंट्स हैं अब हमारे पास S dash में n+1, v1 v2 vn तक n, और b जो है वो n+1th एलिमेंट, तो स्केलर्स जो हम लेंगे वो भी n+1 स्केलर्स लेंगे। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an और v के स्केलर के लिए नाम रख लिए a, सच दैट ऐसे स्केलर्स आ रहे हैं a1 टाइम्स v1 प्लस a2 टाइम्स v2 प्लस a3 टाइम्स v3 अप टू an टाइम्स vn, और प्लस का v वेक्टर भी साथ मिल गया। s डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने जा रहे हैं। a टाइम्स v दिस इज 0, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया v1 v2 v3 vn और v का, और हम प्रूव करेंगे सारे के सारे स्केलर्स के आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, a1 a2 अप टू an एंड a all these are 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। तो हमने निकाल के दिखाने हैं, v1 v2 vn हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, और v हमने एक और वेक्टर इंक्लूड किया s के अंदर ही जिसका नाम हमने s डैश सेट रखा, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं यूजिंग द फैक्ट दैट v डज नॉट बिलोंग्स टू ls। v जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है s के एलिमेंट्स का। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो सारे के सारे स्केलर्स हैं वो 0 होंगे। तो अगर हमारे पास इफ a इज दो केस करने जा रहे हैं, या तो a 0 होगा, केस नंबर 1, इफ a इज 0, अगर a 0 हो जाए देन ये जो इक्वेशन बनेगी, देन 1 बिकम्स 1 जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, a1 टाइम्स v1 प्लस a2 टाइम्स v2 प्लस a3 टाइम्स v3 और an टाइम्स vn। a की वैल्यू 0 है, 0 टाइम्स v दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या बचा, ये बचेगा हमारे पास a1 टाइम्स v1, a1 टाइम्स v1 प्लस a2 टाइम्स v2 प्लस an टाइम्स vn दिस इज इक्वल टू 0, एंड v1 v2 vn तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इट मीन्स क्या होना चाहिए, हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे, a1 a2 an की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इट मीन्स या तो हमें हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो a 0 होगा या तो a नॉन 0 होगा। हम a के ऊपर अपने केसेस को बाइफरकेट कर रहे हैं, केसेस को तोड़ रहे हैं, या तो a 0 होगा या a नॉन 0 होगा। अगर a 0 है तो बाकी वाले स्केलर्स भी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और इट मीन सारे स्केलर 0 आ गए तो क्या बन जाएगा, s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर a 0 है तो s डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा। केस नंबर 2, अगर हमारे पास a नॉन 0 हो, तो अगर a नॉन 0 है हम निकालेंगे वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, वी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी यहाँ पर, वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन
कि ए ऐसा केस होएगा ही नहीं कि जब ए की वैल्यू नॉन जीरो आए. इफ ए इज नॉन जीरो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज इफ ए इज नॉन जीरो, ए नॉन जीरो है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और ए टाइम्स बी की वैल्यू उसी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, माइनस ए वन टाइम्स बी वन माइनस ए टू टाइम्स बी टू माइनस ए एन टाइम्स बी एन आ जाएगी. तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दोगे, v की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स माइनस का ए इनवर्स ए वन टाइम्स बी वन, फिर आगे माइनस का ए इनवर्स ए टू टाइम्स बी टू, एंड चलते चलते माइनस का ही ए इनवर्स ए एन टाइम्स बी एन. इट मीन्स क्या आ गया, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन, v लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया किसका, v1 v2 vn का. इट मीन्स v पहुंच गया ls में, बट हमारे पास तो क्या दे रखा है, v डज नॉट बिलोंग्स टू ls, बट v डज नॉट बिलोंग्स टू ls, so we get a contradiction, therefore a cannot, a is equal to 0. तो a अगर 0 नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, बट therefore a contradiction, ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आए, जब हमने सपोज किया कि अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो, और a 0 है एंड therefore a must be 0 एंड a must be 0 फॉर केस, ऊपर वाला केस 1, a अगर 0 है तो s डैश क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हमने यही निकालना था कि हमारा जो सेट बनेगा S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, V कोई ऐसा वेक्टर है जो S के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, S के वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो नया जो सेट बनेगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट एक और थ्योरम करने जा रहे हैं. क्या है हमारे पास थ्योरम में कि अगर कोई सेट स्पैनिंग सेट बन रहा है, कोई भी सेट स्पैनिंग सेट बन रहा है v1 v2 vn एलिमेंट्स का, इफ S इज द सेट v1 v2 vn is a spanning set of, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको न्यूमेरिकली भी हम यूज करेंगे, दिस इज स्पैनिंग सेट ऑफ v. स्पैनिंग सेट दे रखा है हमारे पास, देन एनी सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि n वेक्टर्स जो हैं वो स्पैनिंग सेट में दे रखे हैं, कि v जो है वो स्पैन हो रहा है S से जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं. अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्पैनिंग सेट के अंदर पता हो तो हम इतना बता सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कितने वेक्टर का होगा, n या n से छोटा होगा, उससे बड़ा, n से बड़ा, n+1 वेक्टर्स का कोई भी सेट ले लें वो हमेशा ही डिपेंडेंट बनेगा. n+1 वेक्टर्स का कोई भी सेट लें, इट मींस इंडिपेंडेंट सेट कैन हैव एट द मोस्ट n वेक्टर, कैन हैव एट द मोस्ट, कि अगर इट मींस यहाँ पर हमारे पास स्पैनिंग सेट दे रखा है जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं, तो n+1 वेक्टर्स का जो भी सेट उठाओगे, कोई और आर्बिट्रेरी सेट n+1 वेक्टर्स का, वो हमेशा डिपेंडेंट होगा. प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं हम. प्रूफ में क्या होगा, हमने कोई भी सेट लिया n+1 वेक्टर का, लेट S डैश इज सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स, बी सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स इन V, कोई भी हमारे पास है, और प्रूव कर देंगे हम S डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट. लीनियरली डिपेंडेंट निकाल के दिखाएंगे, इट मींस हम निकाल के दिखाएंगे, वी शैल फाइंड a set of scalars a1 a2 an+1 belonging to f, not all 0, कि ऐसे में कोई एक स्केलर तो कम से कम नॉन जीरो मिलेगा, सच दैट जो कॉम्बिनेशन 0 देगा. हमारी किसकी डेफिनेशन, डिपेंडेंट की डेफिनेशन. तो अल्टीमेटली मेरा काम a1 a2 an+1 को निकालना है जिसमें से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो होना चाहिए. We shall find a set of scalars a1 a2 an. हम एक ऐसे स्केलर्स जरूर निकाल के दिखाएंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 देंगे w1 w2 wn+1 के साथ, लेकिन उनमें से कुछ एक स्केलर जो होंगे, या एक भी हो सकता है कि स्केलर जो हो वो नॉन जीरो हो. तो हमारा काम अब a1 a2 an को फाइंड आउट करना, और गिवन क्या है हमारे पास कि v1 v2 vn जो है वो स्पैनिंग सेट है. अब w1 किसके अंदर से उठा रखे हमने, w1 v के अंदर है. Now w1 belongs to v
and V is LS. LS का मतलब V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन. That means W1 is लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. सेम इसी तरह से W2 बिलोंगिंग टू LS, V है LS में चला जाएगा, W3 LS में चला जाएगा, सारे वेक्टर्स V में, Wn भी LS में चला गया. That means लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. It means W1 W2 W3 Wn are linear combination of V1 V2 Vn. इन सब के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट से. नाउ W1 is linear combination. It means W1 can be written as A11 V1 plus A12 V2 plus A1n Vn. तो ये जो आगे वाला इंडेक्स 1 रखा है वो फिक्स रखा W1 के लिए, और 1 से n तक वेरी किया हमने. A11 V1, A12 V2, A1n Vn. इसी तरह से W2, तो रो वाला जो हम इंडेक्स कहते हैं कि वो वाला फिक्स करेंगे W2 के लिए. A21 टाइम्स V1, A22 टाइम्स V2 प्लस A2n टाइम्स Vn. और चलते चलते हमारे पास Wn तक आए. Wn इज An1 टाइम्स V1, An2 टाइम्स V2 प्लस Ann टाइम्स Vn. तो W1 W2 Wn की वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. कंसिडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिडर किया अपनी तरफ से. यहाँ से तुमने अब देखना है कि Wn प्लस 1 भी था हमारे पास, Wn प्लस 1, सो दैट वुड बी An प्लस 1 1 V1 प्लस An प्लस 1 2 V2 एंड लास्ट में An प्लस 1 n Vn. तो दिस इज W1 W2 Wn प्लस 1. कितने हमारे पास आ गई ये nth इक्वेशन एंड देन n प्लस 1. तो दीज आर n प्लस 1 इक्वेशंस हमारे पास. तो अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिडर किया. कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस. n इक्वेशंस बनाई है हमने इन n प्लस 1 अननोन्स. किस तरह से बनाई है हमने? ये जो हमारे पास ऊपर 1 to n इक्वेशन, n प्लस 1 इक्वेशन है, इसी के कॉलम वेक्टर्स को कंसीडर किया हमने. A11 x1 प्लस A21 x2 प्लस An प्लस 1 1 xn. दिस इज इक्वल टू 0. कॉलम वेक्टर. तो V1 की जगह जस्ट फर्स्ट कॉलम लिया, तो V1 की जगह मैंने x1 x2 xn पुट कर दिया. इसी तरह से सेकंड कॉलम हमारे पास A12 x1 A22 x2 और प्लस An प्लस 1 2 xn. सो दिस इज इक्वल टू 0. तो ये कितना हमारे पास हो गया? x1 x2 xn प्लस 1. यहाँ तक xn प्लस 1 तक जाओगे बजाय कि हमारे पास. तो n अननोन कितने हैं हमारे पास? n प्लस 1 अननोन से. तो n प्लस 1 अननोन तक हमारे पास x1 x2 xn जो है वो अननोन से. n प्लस 1 अननोन्स में हमारे पास इक्वेशंस बनाई है कॉलम वेक्टर के साथ. और लास्ट वाली nth इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? nth इक्वेशन A1n x1 A2n x2 और लास्ट में An प्लस 1 n xn प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 0. सो दीज आर n इक्वेशंस. नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हुई? नंबर ऑफ इक्वेशंस का जो इंडेक्स है वो यहाँ से दिख रहा है हमें. अननोन है x1 x2 xn प्लस 1. और जो हमारे पास ये जो चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में A1 1 1 पीछे वाला इंडेक्स फिक्स है, इनकी कॉलम वाला इंडेक्स फिक्स है. फिर सेकंड इक्वेशन 2 2 2 सेकंड कॉलम, इसी तरह से nth वाला. तो ये n इक्वेशंस हो गई हैं हमारे पास. n इक्वेशंस इन n प्लस 1 अननोन्स. नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से. जब ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से लेस हो, तब हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं. देयरफॉर दिस सिस्टम हैज, दिस सिस्टम का नाम अगर हम स्टार रख दें, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equations given by star has infinitely many solution. infinitely में नॉन जीरो सोल्यूशन भी आएंगे हमारे पास. अब infinitely many solutions. एक तो जीरो सोल्यूशन नहीं है कि x1 x2 xn प्लस 1 की वैल्यू जीरो हो तो भी वो स्टार को सेटिस्फाई करेगा. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे. एंड देयरफॉर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं, जीरो सॉल्यूशन भी है और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे. स्टार हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन आल्सो. नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिलेगा.
नॉन जीरो सोल्यूशन में x1 x2 xn प्लस 1 में से ऐसा सोल्यूशन जरूर आएगा कि कम से कम एक xi की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी। से इट इज नॉन जीरो सोल्यूशन की वैल्यू रख दी कि x1 a1 के बराबर, x2 a2 के बराबर और xn प्लस 1 an प्लस 1 के बराबर। ये वो सोल्यूशन है जो नॉन जीरो है। दैट इज a1 a2 an प्लस 1 इज सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन बनेगा स्टार का, एंड इट इज नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स कम से कम एक ai तो होगा वो जो नॉन जीरो होगा। ये वही स्केलर हैं जो मुझे चाहिए थे किसके लिए, w1 w2 wn प्लस 1 को डिपेंडेंट शो करने के लिए, कि कम से कम एक स्केलर जो आएगा वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो तो यहाँ दिख ही गया। अब हमारा काम प्रूव रह गया कि ये वही स्केलर होंगे जो हमें चाहिए थे w1 w2 wn प्लस 1 को डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए। तो वी क्लेम दैट ये वही स्केलर हैं, a1 टाइम्स w1, a2 टाइम्स w2, an प्लस 1 टाइम्स wn प्लस 1, दिस इज जीरो, एंड दिस गिव्स, एंड दिस विल गिव द लीनियरली डिपेंडेंसी कि एक तो नॉन जीरो आ ही रहा है हमारे पास और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो इट मीन्स दिस विल गिव द लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ w1 w2 wn प्लस 1। ये वो हमारे पास, अगर हम इस क्लेम को प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे क्लेम में है क्या, a1 को w1 से मल्टीप्लाई करना है, a2 को w2 से मल्टीप्लाई करना है, an प्लस 1 को wn प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू जीरो निकाल के दिखानी है। अब w1 की वैल्यू क्या थी, w1 की वैल्यू थी हमारे पास a11 v1 प्लस a12 v2 प्लस प्लस a1n vn। w2 की वैल्यू क्या थी, a21 v1 a22 v2 प्लस प्लस a2n vn। इसी तरह से wn की वैल्यू थी हमारे पास, wn प्लस 1 की वैल्यू थी an प्लस 1 1 v1 an प्लस 1 2 v2 प्लस प्लस an प्लस 1 n टाइम्स vn। तो ये w1 w2 wn की वैल्यू थी n प्लस 1 की, और हमने निकालना है कि a1 को मल्टीप्लाई करना है w1 के साथ, a2 को मल्टीप्लाई करना है w2 के साथ, an को मल्टीप्लाई करना है wn के साथ, और पूरा ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो जीरो निकाल के दिखानी। तो अल्टीमेटली मेरा काम w1 w2 wn प्लस 1 का ये कॉम्बिनेशन हमने जीरो निकाल के दिखाना है। तो अब करेंगे कैसे इसको, कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, a1 के साथ, ताकि a1 w1 आ जाए। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a2 के साथ, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया अगर हम an के साथ, सो वी गेट, और ऐड कर दी, एंड एडिंग, तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड तो बन जाएगी a1 w1 a2 w2 एंड प्लस प्लस an प्लस 1 wn प्लस 1। लेफ्ट साइड तो ये बन जाएगी। इधर वाली साइड क्या बनेगी, राइट साइड क्या बनेगी, और ऐड करना है, और साथ में इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है a1 के साथ, सेकंड को a2 के साथ, nth को n प्लस 1th वाली को इसको an प्लस 1 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, हम v1 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, v2 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, vn की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं एक ही स्टेप में लिख रही हूँ कि a1 मल्टीप्लाई किया a11 के साथ, फिर ऐड भी करना है, a2 को मल्टीप्लाई किया a21 के साथ, प्लस an प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, an प्लस 1 और 1 के साथ, n प्लस 1, और पूरे में से v1 बाहर निकाल दिया। ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो एक ही स्टेप में जब इकट्ठा लिख लोगे। तो अब सेकंड वाले v2 की टर्म्स को कलेक्ट किया, v2 की टर्म्स है a2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, फर्स्ट इक्वेशन को a1 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को a2 के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड इक्वेशन को a3 के साथ मल्टीप्लाई, और चलते चलते n प्लस 1th इक्वेशन को an प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इसमें से पूरे में से क्या बाहर निकाला, v2 बाहर निकालो, an प्लस 1 2, और चलते चलते लास्ट वाला vn की टर्म्स जो आएंगी वो हमारे पास क्या आ गई, a1 मल्टीप्लाई किया a1n के साथ, a2 मल्टीप्लाई किया a2n के साथ, और an प्लस 1 मल्टीप्लाई किया an प्लस 1n के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू, ये वाली साइड हमारे पास आ गई है कि लेफ्ट साइड आ गई a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस an प्लस 1 wn प्लस 1, और राइट साइड आ गई ये v1 v2 vn। अब दिस इज इक्वल टू, ये क्या बनने वाली है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास a1 a2 an सोल्यूशन बन रहा था, a1 a2 an सोल्यूशन बन रहा था किसका, हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमने बनाया था, a1 a2 an हमारे पास इस सेट ऑफ सिस्टम का, सेट ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है।
जो हमने सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस बनाया था इन n+1 अननोन्स। सो इसका जो सोल्यूशन था हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन है दैट इज a1 a2 an+1, इसका जो सोल्यूशन था इट मींस a1 a2 an+1 सेटिस्फाई करेगा स्टार को। x1 इज इक्वल टू a1, x2 इज इक्वल टू a2, xn+1 इज इक्वल टू an+1। नाउ a1 a2 an+1 सेटिस्फाइज स्टार। सेटिस्फाई स्टार का मतलब a11 टाइम x1 की जगह a11 टाइम a1, a12 हमारे पास a21 टाइम, कॉलम से बनाया था हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a21 टाइम्स a2 एंड an+1 1 टाइम्स an+1 दिस इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड a12 टाइम्स a1, a22 टाइम्स a2 एंड लास्ट में an+1 2 टाइम्स an+1। तो ये आ जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन n+1 अननोन्स। तो a1 a2 an+1 उसका सोल्यूशन बन रहा था a1n a1 a2n। अगला फिर यानी कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो आगे वाला फिक्स रखा था हमने, a1n an2 दिस इज an1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास, ये वही आ गया जो हमने इसके अंदर यूज करना है। अब दोबारा से अगर यहां से देखो a1 प्लस a2 टाइम्स a21 एंड दिस इज an+1 1। और ये अब ध्यान से देखें अगर हम पूरा के पूरा कि ये वही है हमारे पास, कि दिस इज ये सारी की सारी वैल्यू 0 आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0। इट मींस ईच टर्म इन द ब्रैकेट इज 0। ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। इट मींस क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 0 ये 0 ये 0 का हमने यूज किया उस वाले सिस्टम में। तो a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस प्लस an+1 wn+1 ये सारी की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। तो दोबारा से अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइंड करें तो हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट में कि एक स्पैनिंग सेट है जिसमें n वेक्टर्स है, सिर्फ एक स्पैनिंग सेट जिसमें n वेक्टर्स हैं। अगर हमें किसी भी वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट पता हो तो हम वहां से ये तो जज कर सकते हैं उस वेक्टर स्पेस में इंडिपेंडेंट सेट कितने वेक्टर्स का मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर n वेक्टर्स का स्पैनिंग सेट, कोई भी n वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और वो स्पैन कर रहे हैं, तो n+1 वेक्टर्स का जो भी सेट आएगा वो क्या आएगा, डिपेंडेंट आएगा। तो हमारे पास सिंपल हमें इतना पता चल सकता है कि जब भी स्पैनिंग सेट पता हो तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो सेम अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में n वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट हैं तो n वेक्टर्स अगर स्पैन कर रहे हैं तो n+1 वेक्टर्स का जो सेट होगा वो डिपेंडेंट होगा। तो w1 w2 wn हमने n+1 का कोई भी सेट लिया और वो डिपेंडेंट निकाल के दिखाएंगे। डिपेंडेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कम से कम एक स्केलर जो हो वो नॉन जीरो। तो हमने a1 a2 an+1 फाइंड आउट करने हैं जो कम से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो हो और लीनियर कॉम्बिनेशन w1 w2 wn+1 का इन्हीं स्केलर्स के साथ क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो अब w1 हमारे पास ls में है, w2 ls में है, wn ls में है, wn+1 भी हमारे पास n+1 एलिमेंट्स हैं यहाँ, wn+1 भी किस में है, ls में है। तो अब सारे के सारे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास, v1 v2 vn का। v1 v2 vn स्पैनिंग सेट दे रखा है तो w1 की वैल्यू रख दी हमने। w1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a11 टाइम्स v1, a12 टाइम्स v2, a1n टाइम्स vn। इसी तरह से w2 भी a21 टाइम्स v1, a22 टाइम्स v2। तो जैसे रो वेक्टर्स लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में, वैसे ही हमने बनाया इसको। बस मेन अब यहाँ पर क्या लेना है, wn+1 की वैल्यू भी आ गई। तो ये सारे आ गए हमारे पास, w1 की वैल्यू, w2 की वैल्यू, wn की वैल्यू, सारे के सारे आ चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने खुद बनाया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से बनाया, सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस बनाया इन n+1 अननोन्स। यहाँ जो w1 w2 wn+1 थे वो कितने थे हमारे पास, n+1। तो और v1 v2 vn कितने, वो n है। तो
इक्वेशंस हमने n बनानी है, तो यहाँ जो इक्वेशंस थी ऊपर वाले सिस्टम में वो n+1 दिख रही थी, इसलिए हमने इसको कॉलम में ट्रांसपोज लिया इसी का ही। तो a11x1 a121x2 an+1 1 xn+1, तो n हो गया मेरे xn+1 तक, यानी कि x1 x2 xn+1, और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो बनेंगी वो n बनेगी। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम हो तब हमारे पास सिस्टम के पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, जिसमें से नॉन जीरो सोल्यूशन भी उस सिस्टम का आएगा, और एक नॉन जीरो सोल्यूशन का नाम हमने रख दिया a1 a2 an+1। तो x1 की जगह a1, x2 की जगह a2, xn+1 की जगह an+1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसको यूज करना है, इसका मतलब a1 1 टाइम्स a1, a2 1 टाइम्स a2 फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करोगे तो an+1 1 टाइम्स an+1 की वैल्यू 0, इसी तरह से आगे। तो ये सारे के सारा जब x1 x2 xn+1 की जगह a1 a2 an+1 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये पूरा सिस्टम सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब ये वही स्केलर होंगे जो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन w1 w2 wn+1 के लिए चाहिए थे, नॉन जीरो भी आ रहे हैं तो हम निकाल देंगे। वी क्लेम दैट a1 टाइम्स w1 a2 टाइम्स w2 an+1 टाइम्स wn+1 दिस इज 0, कि w1 को a1 से मल्टीप्लाई करने, w2 को a2 से मल्टीप्लाई, wn+1 को an+1 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर उनको ऐड करें तो वो 0 आना चाहिए। तो हमने w1 की वैल्यू हमें पता है, w2 की पता है, wn+1 की पता है, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को a1 के साथ, सेकंड को a2 के साथ, लास्ट वाली को an+1 के साथ, और ऐड किया। ऐड करने के बाद v1 के टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया, v2 के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, vn के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। v1 के साथ जो टर्म बच रही है ये वही है जो a1 a2 an फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। इसी तरह से v2 के साथ जो टर्म बच रही है a1 a2 an+1 सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, जो नॉन जीरो सोल्यूशन आया था हमारे स्टार का, तो वो रख दिया 0 0 0 वैल्यू। इट मींस ये वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट a1 w1 a2 w2 an+1 wn+1 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस वाज योर थ्योरम। नेक्स्ट अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस एक आधा और हम करते हैं, ट्राई क्वेश्चन करते हैं, और थ्योरम्स हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद ही। चलो इसी के ऊपर बेस्ड अब एक थ्योरम और इम्पोर्टेंट है, वो हम निकाल देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम यू कैन से वेक्टर स्पेस की, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस, अगर V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, V इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो हमने निकाला था एक बेसिस जरूर आती है, कम से कम एक बेसिस जरूर आएगी। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें पता चल गया था। एनी टू बेसिस, एनी टू बेसिस, बेसिस जब हम सिंगल लेते हैं BASIS लिखेंगे, और प्लूरल जब बनेगा उसका ये सिंगुलर में, और जब प्लूरल बनेगा तो I की जगह E लगाएंगे। दो बेसिस के लिए E लगाया हमने। टू बेसिस ऑफ V हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, कि S बेसिस बन रहा है, S डैश बेसिस बन रहा है, यहाँ कोई और एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ कोई और आ रहे हैं, बट अगर इसमें n एलिमेंट्स है तो इसमें भी n होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस आर सेम, एलिमेंट्स में भी डिफरेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। प्रूफ है हमारे पास, लेट S and S dash be two bases दो बेसिस बन रही हैं, और प्रूव करना है मुझे S, ये कार्डिनलिटी का साइन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइन है, कि दिस इज साइन ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मींस साइज ऑफ S, साइज ऑफ S मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S आर सेम। ये हमें प्रूव करना है। लेट हमने मान लिया साइज ऑफ S यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ S इज M एंड कार्डिनलिटी ऑफ S डैश इज M, और प्रूव कर देंगे M और N जो है वो इक्वल है। अब S भी बेसिस है, S डैश भी बेसिस है, दो बेसिस है हमारे पास। सपोज कर ले पहले हम M is not equal to N, therefore either कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे हम, M is greater than N और M is less than N। तो पहला केस करने जा रहे हैं, इफ M is greater than N, अगर M N से बड़ा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, नाउ S डैश का साइज है N एंड S डैश जो है वो बेसिस है।
basis of V. That means S dash is spanning set of V. स्पैनिंग सेट भी बनेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बनेगा। अभी हमने कहा स्पैनिंग सेट से ज़्यादा एलिमेंट जब भी लेंगे हम, किसी भी स्पैनिंग सेट का अगर हमें साइज पता हो तो हम उसमें ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं। तो एस डैश हमारे पास स्पैनिंग सेट है, उससे ज़्यादा वेक्टर्स का जब भी कोई सेट लेंगे वो डिपेंडेंट होगा। देयरफॉर एंड साइज ऑफ एस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एस डैश, बिकॉज हमने क्या माना है, एम इज ग्रेटर देन एन माना है। देयरफॉर एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये अभी पिछली थ्योरम को यूज करके स्पैनिंग सेट से जब भी कोई साइज बड़ा करके हम वेक्टर्स का सेट लेंगे, कोई भी सेट ऑफ लेंगे, एस डैश और एस के एलिमेंट्स डिफरेंट भी हैं, तब भी एस डैश के अंदर मैक्सिमम हमारे पास इनकी एस डैश का अगर साइज एन है तो मैक्सिमम एन वेक्टर्स का सेट इंडिपेंडेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा जब भी लेंगे तो वो डिपेंडेंट होगा। और एम हमारा एन से बड़ा है तो इट मीन्स एम वाला जो साइज सेट होगा वो डिपेंडेंट होगा। एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट एस तो हमने बेसिस माना है, that means S should be linearly independent. A contradiction कब आई, जब हमने M is greater than N माना, therefore M cannot be greater than N. Similarly अगर M less than N है तो भी contradiction आएगी। If M is less than N, ये N M से बड़ा हो गया तो हमने क्या किया, now S is basis, S basis है and it means S is spanning set, एस स्पैनिंग सेट है वी का, एस से बड़े जब साइज का जब भी कोई सेट लोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। एस से बड़े साइज का जब भी कोई सेट लोगे तो इट मींस एस डैश का साइज एंड एस डैश, अब एन हमने एम से बड़ा माने, एस डैश का साइज एस से बड़ा है तो एस डैश क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। एस डैश लीनियरली डिपेंडेंट, बट एस डैश तो क्या दे रखे हैं हमारे पास, बेसिस है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक कॉन्ट्राडिक्शन फिर से, और कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने m लेस देन n माना, देयरफॉर m कैन नॉट बी लेस देन n। तो ना तो m n से छोटा हो सकता है, ना ही m n से बड़ा हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, m और n क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू बेसिस आर सेम, कि कोई भी दो बेसिस ले लिया अगर हम वेक्टर स्पेस की, बहुत सारी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं वेक्टर स्पेस की, और एक एग्जिस्ट करेगी सही अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम से निकाला। तो अगर बेसिस जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और कुछ और थ्योरम्स देखेंगे।